नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास का, जिसमें कि आज हम शुरू करने वाले हैं घटना चक्र सीरीज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आज से घटना चक्र सीरीज शुरू की जा रही है। तो इसमें आज सबसे पहला जो टॉपिक है वह है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो इस तरह से हम मध्यकालीन इतिहास को भी कंप्लीट जल्दी ही कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि हमारे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से हैं मध्यकालीन भारत के दौरान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में और 670 ईस्वी में। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब। सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब। तो मक्का है आपके सऊदी अरब में। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ आए क्यों? पहले हमने पढ़ा पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के बारे में, जन्म कब हुआ, फिर मक्का कहाँ है इसके बारे में। तो यह इसलिए पढ़ा क्योंकि मक्का जो कि सऊदी अरब में है, वहीं पर 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है, 570 ईस्वी में। और ये कौन थे? ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। इसी कारण जो मक्का है यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के, जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, उनका पवित्र तीर्थ स्थल बना है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हो गई पैगंबर हजरत मोहम्मद की? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। कब? 632 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हिंद जो भारत है की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? हिंद जो भारत की जनता के संदर्भ में, यहाँ लोग रहते थे, उनके संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो यह किया था अरबों ने। किसने? अरबों ने। क्योंकि अगर आपकी याद हो कि ऋग्वेद में भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा के अनुसार जो दुष्यंत के पुत्र भरत हैं, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है और यूनानियों ने इसे इंडिया कहकर। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन से देश ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो हिंदुस्तान कहा है ईरानियों ने और इंडिया कहा है यूनानियों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वह अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने। चलिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? कब हुआ, किस वर्ष में हुआ? तो 647, 711, 1013। तो दोस्तों इनका जो पहला, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में। अरब के मोहम्मद बिन कासिम, किसने? अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 711 ईस्वी में हमारे यहाँ पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम से पहले 711 ईस्वी में ही उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है, इराक के हाकिमुल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बहुत भारी संघर्ष के बाद, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, उसके बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ जो कि चचनामा है, क्या है? फारसी ग्रंथ है
चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा असमंजस है दोस्तों, वह मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण का जो वर्ष है वह 711 है या कौन सा है, इस पर एक मतभेद है। ठीक है, क्योंकि बीडी महाजन एक राइटर हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है 711 ईस्वी, जबकि जो हरीशचंद्र वर्मा हैं इन्होंने 712 लिखा है। तो बीडी महाजन ने 711 लिखा है और हरीशचंद्र वर्मा ने 712 लिखा है, तो ये कन्फ्यूजन है, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। अगर कहीं पे 711 ऑप्शन हो 711 करना, 712 हो 712 करना, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो कब हुई थी? 713, 716, 712, 719, तो 712। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ऑप्शन में से बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? गजनी थे, गौर थे, अरब थे, कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा अरब, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरबी था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था। कौन था? अरबी। ठीक है, चलिए, और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था, और यह जो इराक का राजा था उस टाइम अल हज्जाज, कौन? अल हज्जाज, उनका भतीजा और दामाद दोनों था, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है, तो वह उनका भतीजा भी था और फिर उनका दामाद भी था। चलिए, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो कौन था गजनी राजवंश का संस्थापक? अल्पतकीन, महमूद, सेबुख्तिकीन और इस्माइल। अल्पतकीन, महमूद, सेबुख्तिकीन, इस्माइल, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी वंश का दूसरा नाम यामनी वंश भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गजनी वंश का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन दे दे 4, तो आपको पता होना चाहिए कि गजनी वंश का दूसरा नाम यामिनी वंश भी है। ठीक है, और इसका संस्थापक था कौन? अल्पतकीन। कौन था? अल्पतकीन। ठीक है, क्योंकि अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, और इसी समय अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदूकुश पर्वतमाला, जो कि हिंदूकुश पर्वतमाला कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, जिसका विस्तार हिंदूकुश पर्वतमाला तक था। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? आपको पता है, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तो उस समय चंदेल वंश था, तो चंदेल वंश का कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जयशक्ति, ढंग। तो कौन था? विद्याधर। विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए, क्योंकि महमूद गजनवी ने आक्रमण कब किया? पहला 1019 और 20 ईस्वी में। कब किया? 1019 और 20 ईस्वी में। उस समय चंदेल वंश का शासक था विद्याधर था। कौन? विद्याधर, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे बहुत भयंकर युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ठीक है, विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो वह राज्यपाल है उसने मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र जगह को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बिल्कुल सही है, 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसका उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ लूटपाट करके और माल ले जाना था। उसका उद्देश्य यहाँ पर मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उल्तबी, फिरदौसी, चंदबरदाई। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो महमूद गजनवी है वह बहुत पढ़ा लिखा और सुसभ्य व्यक्ति था। क्या था? बहुत पढ़ा लिखा था और सुसभ्य व्यक्ति था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका जो दरबारी इतिहासकार था, कौन था? दरबार में इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था, उसका नाम था उतबी। क्या नाम था? उसका नाम था उतबी। और उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी। क्या नाम था? किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी। अब यामिनी मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था, यामिनी क्या था? यामिनी गजनी वंश का दूसरा नाम था। गजनी राजवंश का दूसरा नाम यामिनी वंश भी था। तो उस उतबी ने जो गजनवी के दरबार में इतिहास का दरबारी था, तो उसने एक किताब लिखी थी किताब उल यामिनी और एक किताब लिखी थी तारीख ए यामिनी। ठीक है, चलिए शाहनामा क्या है? शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी। तो शाहनामा का लेखक कौन था दोस्तों? यह था फिरदौसी। कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। शाहनामा का लेखक, देखिए ये क्वेश्चन सही है गलत डजेंट मैटर, आप लोगों की नॉलेज सही है या गलत उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में संबंधित था। अब आप नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आंसर क्या है, आंसर क्या है। आंसर से पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन सही है नहीं है। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में संबंधित था? तो पहली बात तो ये कि फरिश्ता शाहनामा का लेखक था ही नहीं। फरिश्ता शाहनामा का लेखक था ही नहीं। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। क्या था? फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए इससे कि आप लोग इस चीज को आराम से समझ लें। ठीक है, अब फिर आता है शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार में था? बताइए, शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी था वह किसके दरबार में था? सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी, अल्पतगीन। बताइए। ये महमूद गजनवी, किसके? महमूद गजनवी के दरबार का बहुत प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है, और इसको किसको? आपके फिरदौसी को पूर्व के, ईस्ट के होमर की उपाधि दी गई थी। क्या गई थी? पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब बात आती फरिश्ता ने क्या लिखा था। फरिश्ता जो इतनी बार पहले भी हमने नाम पढ़ा, तो फरिश्ता ने कौन से ग्रंथ लिखे थे, कौन सी किताबें लिखी थी, क्या उसने लिखा था, आप वह भी नोट कर सकते हैं। फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता, क्या? तारीख ए फरिश्ता, यह इसका दूसरा नाम है गुलशन ए इब्राहिमी। तारीख ए फरिश्ता किताब लिखी या गुलशन ए इब्राहिमी नाम की किताब लिखी। और फरिश्ता का जो पूरा नाम था वह था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। तो दोस्तों ये चीज़ें प्लीज़ नोट कर लें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में से अदल बदल कर आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट कर लें। आपके मैं दोबारा बता देता हूँ। शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, गलत दिया हुआ है, फिरदौसी था।
फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कवि था। और आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व के होमर की उपाधि किसको दी गई है, तो पूर्व के होमर की उपाधि फिरदौसी को दी गई है। फरिश्ता ने क्या लिखे, फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता लिखा और गुलशन ने इब्राहिमी लिखा, ठीक है। और फरिश्ता का पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। क्या नाम था, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, पहला मुसलमान कौन था जिसने पुराणों को पढ़ा था, तो अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दारासिको। तो कौन था, तो यह था दोस्तों आपका अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। यह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों को पढ़ा था। इसका जन्म कब हुआ था, 973 ईस्वी में। कब हुआ था, 973 ईस्वी में। यह खीवा का रहने वाला था और यह महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। कौन आया था महमूद गजनवी के साथ भारत, याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलबरूनी, कौन आया था, अलबरूनी। अलबरूनी को हम सिर्फ एक इतिहासकार ही नहीं कह सकते, यह इतिहासकार होने के साथ साथ खगोल विज्ञानी, भूगोल शास्त्री, तर्क शास्त्री, औषधि विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र, इनके भी बहुत बड़ा विद्वान था दोस्तों, ठीक है। और अलबरूनी ने एक रचना की थी, एक लिखी थी किताब जिसका नाम था तहकीक-ए हिंद। क्या लिखा था, तहकीक-ए हिंद। याद रखना कौन सी लिखी थी, तहकीक-ए हिंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16। दोस्तों अच्छा रहेगा कि आप लोग साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे कि जो चीज़ बताई जा रही है उसको आप नोट कर लें। यह एक क्वेश्चन आपके कम से कम 6-7 सवाल को कवर करता हुआ चल रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप नोट करके चलें। अलबरूनी भारत में आया था किसके साथ, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि किस सदी में आया था, तो आपको बताया कब आया था, बताइए 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। तो कब आया था, बोले दोस्तों, तो यह आया था आपका 11वीं शताब्दी में। कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, तो हमने पढ़ा अलबरूनी था। कौन था, अलबरूनी। चलिए नेक्स्ट 18। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। यह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, आगे बढ़ते हैं। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, यह सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, यह भी सही है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ रहे थे कि अलबरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह बात बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। दूसरा है उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसका जो ग्रंथ था वह जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल ठीक बात है, वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अलबरूनी था वह किस किस विषय का विद्वान था, उसमें त्रिकोणमिति भी है। तो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। जो ए है वह आपका गलत है, क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जयसिंह, सिद्धराज। तो किसने कराया था, हमारे भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। क्योंकि महमूद गजनी ने कब कराया था हमला, महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी के समय में यहाँ पर हमला किया और उस समय भीमदेव प्रथम यहाँ के शासक थे,
ठीक है। तो महमूद ने मंदिर से बहुत ज़्यादा धन लूटपाट करके ले गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा निर्मित कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लगा कि किस साल जो भीमदेव शासक था किस सन में गजनी आया था। तो ये आया था 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उस समय भीमदेव प्रथम वहाँ का शासक था और उसने उसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। मध्य एशिया के जो ये शासक हैं इनमें से किसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। जलालुद्दीन मंगबरनी ने, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, चंगेज़ खान ने, गजनी के महमूद, इसका महमूद गजनवी कहते हैं, इसने। तो किसने जीता था 1192 में? तो यह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। किसने जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जीता था। ठीक है, क्योंकि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी में उत्तर भारत आया, युद्ध किया और जीत लिया। उसके बाद जो मोहम्मद गोरी का जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान पर, कब हुआ था? 1175 में। कब हुआ था? 1175 में हुआ था। और 1175 से 1176 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध हुआ। कब? 1191 में, जो मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद तराइन में ही दूसरा युद्ध हुआ 1 साल बाद 1192 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, और उस युद्ध के बाद ही, उस युद्ध के साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक चली। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो किसने किया था मोहम्मद गोरी को? भीम द्वितीय ने। किसने किया था? भीम द्वितीय ने। अब कब? जब 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, तो मूलराज द्वितीय, जिसका नाम भीम द्वितीय भी है, उन्होंने अपनी योग्यता और साहस से क्या किया था? इसको मुकाबले में हरा दिया था मोहम्मद गोरी को। ठीक है, और यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी, पहली हार थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध गलत है, क्योंकि तराइन में तो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था पहला युद्ध। तराइन का युद्ध 1192 में, ये भी गलत है, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि चंदावर का जो युद्ध था वह जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1194 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो कौन से युद्ध में हुई थी मुस्लिम शक्ति की स्थापना? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, कहाँ पर? तराइन का द्वितीय युद्ध, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया दूसरी बार 1192 में, और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और उस विजय के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत की ज़मीन पर हो गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या कोई नहीं? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी, कौन है? मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए थे उनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कलमा अरबी भाषा में। क्या लिखा हुआ है? कलमा लिखा हुआ है अरबी भाषा में। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गोरी ने
किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा। तो किसको किया था? तो यह किया था दोस्तों इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने अख्ता प्रदान किया था। ठीक है। तो जो ये इक्ता होती थी, ये इक्ता प्रथा थी क्या? जो इक्ता प्रथा स्थापित हुई, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहली इक्ता प्रथा जो इक्ता प्रदान की किसको की? कुतुबुद्दीन ऐबक को की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो इक्ता प्रदान की, ये एक्चुअली होती क्या थी? तो इक्ता सिस्टम वह सिस्टम था, वह प्रणाली थी जो इन मोहम्मदों ने या इन मुगलों ने क्या किया था कि एक प्रशासनिक, एक सैनिक और भू राजस्व, इसको मजबूत करने के लिए एक प्रथा चलाई, एक सिस्टम बनाया, जिसमें कि ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक होता है, मिलिट्री जो सैनिक होती है, और भू राजस्व मतलब ज़मीन पे कर, ज़मीन से कर लेना, टैक्स लेना। तो उस चीज़ को उन्होंने मजबूत किया और उसको उन्होंने नाम दिया इक्ता। क्या नाम दिया? इक्ता। ठीक है। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में, भाई जो मोहम्मद गोरी था वह यहाँ चला गया और यहाँ पे उसने अपना एक बंदा छोड़ दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित जो जीते हुए भाग थे उनमें प्रशासन संभाला, उसने प्रशासन संभाला। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी समय में उत्तरी भारत में जो तुर्की शक्ति थी उसको विस्तार किया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, मोहम्मद गोरी, क्या है? मोहम्मद गोरी के किस शासनकाल, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यल्दौज। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अभी तो नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, कि मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि यहाँ पे रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दो प्रतिनिधि यहाँ पर रखे थे, एक रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा रखा था बख्तियार खिलजी। कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, याद रखना। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी कौन था? यह भी मोहम्मद गोरी का दास था और वह इसको यहाँ एज ए प्रतिनिधि रखकर गया था। ठीक है। चलिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? अभी आपको बताया कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है। चलिए 28, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। नालंदा विहार को किसने ध्वंस कर दिया, किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बताइए किसने किया था? बता सकते हैं आप? मुझे पता है, बताइए दोस्तों। तो जो नालंदा विहार था ये नष्ट किया था आपके बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कब? 1202 ईस्वी में। कब? 1202 ईस्वी में। जब उसने 1202 ईस्वी में बिहार पर विजय प्राप्त कर ली थी तो उसने विजय प्राप्त करने के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जो विहार था उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया और वहाँ की राजधानी उदंतपुर, किस पर? उदंतपुर पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। उसके बाद तो ये 1202 की कहानी है बिहार की। फिर 1204 और 1205 में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन, वह बिना युद्ध के ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। ठीक है। और राजा जब वहाँ से भाग गया तो राजा के जाने के बाद जो वहाँ की जनता थी उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पेन और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए और आप इन चीज़ों को नोट करते रहिए। बहुत बारीक बारीक जरूरी चीज़ें हैं, इनमें से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा कारण है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए।
बिल्कुल हुए। भारत पर तुर्क के आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए जो बाहर से आक्रमणकारी आते थे वे यहाँ की टूट फूट से फ़ायदा उठाते थे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों सही हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अब हम बात आ चुकी है दिल्ली सल्तनत में। किसमें? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में जो शासन हुआ उसमें 1206 से 1290 ईस्वी तक, इसका बेस तैयार कर लो, नोट कर लीजिए प्लीज़ कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के नाम से विख्यात है। किससे? गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। इनका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था, दास था, प्रतिनिधि था। किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ कर गए थे। छोड़ने के बाद उन्होंने कहा ठीक है भाई ये काम कर ले, और ये काम करने के बाद मुझे बताते रहना, रिपोर्ट देते रहना। इस तरीके से फिर क्या हुआ कि जो गुलाम वंश की स्थापना की संस्थापक हुए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और ये तुर्क के वासी थे। कहाँ के? तुर्क थे। ये सब क्या थे? तुर्क थे। इन सब के वंश अलग अलग हैं, कोई एक वंश नहीं है। ठीक है। और इनको दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी हम लोग कह सकते हैं, वही ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1290 तक। ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श का मतलब क्या होता था? लाखों को देने वाला। क्या मतलब था लाख बख्श का? लाखों को देने वाला। तो यह भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लाख बख्श का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा लाखों को देने वाला। ठीक है। फरिश्ता, जिसके हमने बताया था किताब तारीख फरिश्ता, तो उसने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। मतलब दानशीलता के जो पर्यायवाची ऐबक को लोगों ने बना दिया था कि भाई ये तो बिल्कुल ऐबक है, ये तो बिल्कुल ऐबक है। क्यों? कि ये इतना दान करता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दानी व्यक्ति था, ऐसा बताया गया है। ठीक है। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, मंदिर है, मीनार है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। किसने बनवाई थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम। और अजमेर में बनवाई थी आपकी 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ये आपके अजमेर में है, ध्यान रखना। और दिल्ली में कौन सी बनवाई थी? कुव्वत उल इस्लाम। इन नाम से 2 मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है। और एक चीज़ और कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, निर्माण प्रारंभ कराया था। शुरू पूरी नहीं हुई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ने ही कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह शुरू कराया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? क्वेश्चन पढ़ना, योगदान नहीं दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई थी। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार में निर्माण में कोई भी सहयोग नहीं दिया है। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। लेकिन
गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो फिरोज शाह ने भी कराया, इल्तुतमिश ने भी कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कराया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है इनमें से वह है आपकी लाहौर। कौन सी है? लाहौर। अब क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई 1206 में, तो लाहौर के विशिष्ट जनबोध स्पेसिफिक जो व्यक्ति थे, वहाँ पर अमीर लोग थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इसलिए उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। कब? 1206 ईस्वी में। ठीक है, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी कि वह गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ से थी? जो गोरी के दास थे भाई, वे भी करना चाहते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो दास है, तो वही क्यों संभाल रहा है, हम क्यों नहीं संभाल सकते। तो उसकी जो मुसीबत थी, ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों ही उसकी मुसीबत थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी, वह उसके पक्ष में आ गया, लेकिन यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा और यही का एक कारण था कि ऐबक हमेशा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। ठीक है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? जिसने सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो कौन था? वह था आपका इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? वह था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में शासन किया। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। उससे पहले ऐबक तो लाहौर से ही शासन किया करता था। ठीक है दोस्तों, और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सबसे पहले अरबी सिक्के चलाने वाला कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, और इसने ही दो महत्वपूर्ण सिक्के, एक चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, इसी ने आरंभ किया था। ठीक है, और सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा भी इसी ने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 36। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? उन्हें एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। फिर पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उनके चोटें लगी और जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई? बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हुआ। चौगान की क्रीड़ा, क्या है? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। चौगान जैसे आजकल आपने देखा होगा पोलो, इसी तरह का खेल खेलते थे, तो उस खेल को खेलते हुए समय था 1210 ईस्वी। तो 1210 ईस्वी में यह चौगान खेल रहे थे और घोड़े से खेलते खेलते यह घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के काल में राजधानी दिल्ली हो चुकी थी, ये आपको बताया। क्या हो गई थी? दिल्ली। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, उससे पहले लाहौर थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन किया था। 39। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तुर्क का था। ठीक है, तो इल्तुतमिश आपका सबसे पहला मुस्लिम शासक था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा गया। क्या कहा गया? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा गया। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली का जो पहला सुल्तान था इल्तुतमिश बना, ठीक है, उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं ली, बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। किससे? खलीफा। खलीफा होता ना अरब में, तो खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था, और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की थी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का पहला स्वतंत्र सुल्तान बना था। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। फिर गुलाम किसको कहा गया? इल्तुतमिश को कहा गया। मोहम्मद गोरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका? मोहम्मद गोरी का। फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरे जहांदार, क्या कहा था? सर ए जहांदार। इसका मतलब क्या होता है? अंगरक्षकों का प्रधान। क्या होता है? जैसे कि आपने कह दिया कि अंगरक्षकों का प्रधान, मतलब सेनापति मान लो एक तरीके से, ठीक है, उसका पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तो गुलाम और गुलाम किसको उपाधि दी? इल्तुतमिश को दी गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। यह कौन थी? यह आपके इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इसने 4 साल शासन किया। कितने साल? 4 साल शासन किया, 1236 से 1240 के बीच। लेकिन इनके जो, और ये बहुत अच्छी शासिका रही हैं, लेकिन जो इनके वहाँ पर व्यक्ति थे, लोग थे, उन्होंने इनको टिकने नहीं दिया। उनका मानना था कि ये एक महिला होकर हम पर कैसे हुक्म चला सकती है। तो इस वजह से इन सारी साजिशों से उन्हें 4 साल में ही अपने पद से हटना पड़ा। नेक्स्ट 42, मंगोल आक्रमणकारी। क्या है? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके समय में उत्तर पश्चिमी सीमा पर भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक। तो किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो कौन था? अभी आपको बताया, इल्तुतमिश। 44, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के काल में, फिरोज तुगलक के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो कब किया? इल्तुतमिश के शासन काल में किया। कब किया? इल्तुतमिश के शासन काल में। चलिए 45, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचिन। क्या नाम था? तैमूचिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, आलिमदान या मलिक जानी। तो मलिक जानी को सबसे पहले इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए, और पराजित किसको किया था? हिसामुद्दीन एवाज को। किसको पराजित किया था? हिसामुद्दीन एवाज। उस समय वहाँ पर हिसामुद्दीन एवाज का शासन था, उसको हराकर इन्होंने मलिक जानी को वहाँ पर पहला सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, तुर्कों का, मंगोलों का, अरबों का। तो सत्ता से हटाने के लिए किसका हाथ था? तुर्कों का। किसका हाथ था दोस्तों? तुर्कों का, याद रखना। सत्ता से हटाने के लिए तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गियासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन बलबन। तो पूरा नाम था इनका गियासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गियासुद्दीन बलबन। और बलबन ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी।
ठीक है। इनका दूसरा नाम भी था, इस नाम से भी जानते हैं, उलूग खां। गियासुद्दीन बलबन का नाम उलूग खां भी था, इस नाम से भी इन्हें जानते हैं। और इनका अगर वास्तविक नाम आप देखें जो बचपन का होता है वह क्या था, बहाउद्दीन। क्या नाम था, बहाउद्दीन। याद रखना, आपसे किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो गियासुद्दीन बलबन, उलूग खां और बहाउद्दीन ये तीनों एक के ही नाम हैं, ठीक है। और गियासुद्दीन बलबन भी, यह भी इल्तुतमिश की तरह ही एक इलबरी तुर्क था। क्या था, इलबरी तुर्क था। और उसने एक नया राजवंश की नींव डाली जिसका नाम था बलबनी वंश। जिसका नाम था, किसने एक बलबनी वंश की नींव डाली। आइए 49, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो यह कहा जाता है बलबन के लिए। किसके लिए कहा जाता है, बलबन के लिए। बलबन के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि बलबन ने राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी, पहली यह थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, मतलब सुल्तान पे कोई बंदिश ना हो, कोई उसको रोक के टोके ना, तो वह उसका हक होता है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात और सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इसी कारण जनधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए कथन और कारण क्या है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर ली। दूसरा, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। हाँ, यह भी बात है, करना चाहता था, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था कि जब इल्तुतमिश के टाइम पर मंगोल शासक जो कि चंगेज खान था, उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमला किया था, तो इसको भी पता हमला किया था, तो यह उसको सुरक्षित करना चाहता था कि वो लोग दोबारा हमला ना कर दें। ठीक है, अब दोनों चीजें सही हैं, लेकिन वह सुरक्षित करना चाहता था इसलिए उसने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो आर है वह एक्चुअली ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, चलिए 51, अपनी शक्ति को समेकित करना के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, और वह उपाधि कौन सी थी, तूतीय हिंद, कैसरे हिंद या जिल्ले इलाही या दीन इलाही। तो जिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। ठीक है, कौन सी की थी, जिल्ले इलाही। ठीक है ना, चलिए, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या होता है, ईश्वर का प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया। किसने शुरू करवाया था, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बलबन ने इसकी शुरुआत कराई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नियामत खुदाई अभी आपको बताया कि यह क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो ये तो है सही। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। नहीं, इक्तदारी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू हो गई थी, जो कि मोहम्मद गोरी ने उसको सौंप कर गया था। तो यह गलत है कि इसने इसका प्रारंभ किया। ठीक है, उसने तुर्कान चहलगामों का प्रभाव समाप्त किया। ठीक है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्योंकि बलबन के संबंध में यह नहीं है। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा
का सहायक कहा है? सोम को खलीफा का शासक कहा है? तो किसने कहा है? बलबन ने, कैकुबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, उपयुक्त में कोई नहीं। तो बलबन ने कहा है क्या? खलीफा का सहायक। किसको? अपने आप को। क्या कहा है? खलीफा का सहायक किसको? अपने आप को। किसने कहा? बलबन ने कहा। चलिए, कहाँ पर है? गढ़मुक्तेश्वर में। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जब मैंने आपको इनका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वह तो बिल्कुल ही ज़रूरी है, निचोड़ है, तो अगर आप एक बार इनको अच्छे से समझकर और इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे साथ साथ, तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, अगले वंश को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम दोस्तों।